जय हिंद दोस्तों। तो चलिए भारतीय राज्य व्यवस्था में यानी कि पॉलिटी में देखेंगे आज वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि 15 क्वेश्चन हमने लिया है जो कि यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में और जितने भी सारे एक्ट से रिलेटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं हमारा कितना यानी कि तैयारी हुई है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार स्थापना हुई थी, जो सर्वोच्च न्यायालय जो कलकत्ता में था, वो किस रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए था। ए नंबर 1773, 1784, 1813, 1833। तो ये जो कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कलकत्ता में तो कलकत्ता में जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो कलकत्ता में यानी कि इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा यानी कि स्थापना का प्रावधान था। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लें। 1773 में क्या हुआ था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। ठीक है, अब इसमें कितने न्यायाधीश थे? इसमें एक यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक ये पूछा जाता है, इसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे, सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीशों में स्टेफेन, हाइड और चैम्बर थे। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं सेकंड नंबर हम टेस्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे है कि निम्नलिखित सेकंड नंबर निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसके किसके द्वारा पड़ी गई थी? 1813 के एक्ट, चार्टर एक्ट के द्वारा, कि जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद किसके द्वारा यानी कि इसमें अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी भारत में। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसमें कूट दिया गया है, तो कूट के हिसाब से हमको लगाना है। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें 1813। चलिए व्याख्या के साथ इसको देखते हैं, इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो ईस्ट इंडिया क्या था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हस्तांतरित किया तथा पश्चिमी शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को अपनाया गया। याद रखिएगा, यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन बनता है कि कब यानी कि भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया। फिर क्या हुआ कि 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया उसके बाद, जिसको जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। ठीक है, शिक्षा के लिए इसकी जिम्मेदारी थी कि 1 लाख रुपए देगी। ठीक है, समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, इसमें इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग, उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बैटिंग थे। ठीक है, लॉर्ड विलियम क्वेंडिश क्वेंडिश बैटिंग पूरा नाम था। ये जो है 1828 से लेकर इनका कार्यकाल था 1835 तक के शासनकाल में। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया। किसने स्वीकृत कर लिया? जो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, लॉर्ड क्वेंडिश बैटिंग थे, उन्होंने स्वीकृत कर लिया और अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। ठीक है, तो हमारा इसमें से आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? हमारा इसमें से आंसर हो जाएगा ए नंबर भी हो जाएगा, क्योंकि 1813 का चार्टर एक्ट था और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 को क्या किया गया था कि एक सौंपा गया था कि 1 लाख रुपए ये यानी कि निर्धारित करेगी, इसके ही सौंप दिया गया था देने के लिए शिक्षा को। प्राचीन एवं आंग्ल वित्त, ठीक है, आंग्ल विवाद था इसमें कि प्राचीन पश्चिमी सभ्यता और आंग्ल विवाद इसमें था। ठीक है, इसलिए चलिए आगे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा टोटल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो कौन सा चार्टर अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम था, जिसके द्वारा व्याख्या देखते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अब क्या थे कि भविष्य में जैसे जैसे यानी कंपनी स्टेब्लिश्ड हो गई,
तो यानी कि पहले तो था कि 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ व्यापार और चाय चाय को जो है चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया कि भारत के साथ व्यवहारिक अधिकार समाप्त कर दिया। फिर जब 1833 का चार्टर अधिनियम आया तो उसमें क्या किया कि कंपनी का जो समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। इसमें वो भी जो चाय और चीनी का व्यापार था वो भी सब चीन के साथ व्यापार था वो भी सब समाप्त कर दिया। अब क्या था कि इसका भविष्य में कंपनी का जो मेन मकसद तो राजनीतिक कार्य ही करना था, ठीक है। अब वहां पे पॉलिटिक्स करने लगी। चलिए आगे देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया हुआ है, तो ये सारे आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से टेस्ट कर सकते हैं हम। तो चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो कब क्या हुआ कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा मांगने के लिए संभव बनाया है, कब, यानी कि तो ये 1833 की चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से हुआ। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण धारा इसकी 87 थी जिसमें कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा उनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकता है, ठीक है। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 जब राजनीतिक आंदोलन हुआ तो 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। 1833 में क्या हुआ कि अब भारतीयों को लिए भी प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब। 1892 काउंसिल एक्ट 1909 में, 1919 में, 1935 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा व्याख्या के साथ। इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1919 के द्वारा क्या हुआ कि प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई जो हमारी विधान पालिका थी, यानी कि राज्य में द्विसदनीय। देखिए 1919 में भारत सरकार अधिनियम, ये आप व्याख्या देख लीजिए। अधिनियम में केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, ठीक है। अवधि क्या थी, प्रथम बैठक से 5 वर्ष इसकी थी कहलाता था, ठीक है। इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में अधिकतम क्या था कि 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे, ठीक है। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहते थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव। अवधि क्या थी इसकी, 3 वर्ष थी, ठीक है, कहलाता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिनमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत सदस्य थे, ठीक है। अधिकतम 26 सरकारी होने थे। फिर क्या है, 1919 के अधिनियम में क्रियान्वयन हेतु बनाया गया था, ठीक है। तो 1919 के द्वारा क्या हुआ था कि द्विसदनीय विधान पालिका प्रथम बार बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं, 6वां नंबर के क्वेश्चन क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत। अभी हमने देखा राज्य में द्विसदनीय विधानसभा की बात की गई थी। अब देखते हैं केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। केंद्र में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और 1935 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है, लाया गया, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। कुछ यानी कि भाग क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने आरक्षित कर लिया और कुछ भाग जो है हस्तांतरित कर दिया, यानी कि जिसमें यानी कि कर राजस्व जैसे वसूलने का ये सारा चीज हस्तांतरित कर दिया, और यानी कि और ला करके जिससे अपने पास राजस्व के लिए है वो सारे पद अपने पास रखे, और बाकी यानी कि सारे पद यानी कि जैसे प्रशासन के लिए बस उनको क्या था कि ला करके हमको देंगे, ये मजदूरी करके चाहे जैसे भी लाएं कर उनको ला करके देना, वही अपने पास अधिकार रखे और बाकी सब अधिकार दे दिए, यानी कि 2 इस तरह, एक यानी कि आरक्षित कर लिया और एक हस्तांतरित, 2 अधिकार। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजनाओं पर आधारित है, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्या दिया गया कि केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, राज्य और केंद्र की शक्तियों का विभाजन किसमें हुआ,
मार्लेमेंटो सुधार 1909 हुआ। मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसकी व्याख्या देख सकते हैं आप। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, इस अधिनियम की एक 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया। ठीक है, क्योंकि हमने जो है हमारा जो है संविधान का जितना यानी कि बहुत से लगभग 60% जो है भाग जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया। तो इसमें देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल प्रदान की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि 8वां नंबर, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। मुख्य विशेषताओं में से क्या नहीं था? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रस्ताव था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता को सूत्रपात का संकेत देता था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। ये बात तो सही है कि 1935 में क्या हुआ कि प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया, ये ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि क्या नहीं थी। ठीक है, तो इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता से सूत्रपात का केंद्र था। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ठीक है, 1935 में। फिर क्या हुआ कि प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत नहीं था, इसमें केंद्र के लिए था। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि किस अधिनियम के द्वारा फलस्वरूप बर्मा भारत में अलग हुआ? बर्मा भारत से किस अधिनियम के फलस्वरूप अलग हुआ? तो क्या था ना कि पहले बर्मा जो है म्यांमार की राजधानी बर्मा जो है बर्मा बोलते थे, तो बर्मा भारत का ही भाग था। फिर 1935 के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ये अलग हो गया। किस एक्ट के द्वारा? 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ठीक है, 1930, 1934, 1945, 1947। कब भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 जो राष्ट्रपति भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 के अधिनियम के द्वारा, यानी कि अध्यादेश जो राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति दी गई है, अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है कहाँ से है? 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक है, कौन सी? 1935 का जो एक्ट था उसमें धारा 42 और धारा 43 से प्रेरित है। और जो राष्ट्रपति को यानी कि अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति पॉलिटी में पूछा जाता है, और राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसमें प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में और 213 के तहत राज्यपाल को। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? 1909 भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, कौन सा आंसर इसमें
तो इसका देखते हैं व्याख्या। देखिए व्याख्या पहले देख लेते हैं। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रवर्तित किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। ठीक है। साथ ही भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा 1935। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसके द्वारा है? 1935 का। 80 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर पे हम सूचियां दी गई है और इसमें मिलान करना है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा किया गया? कौन से एक्ट के द्वारा इसमें है? तो इसमें देखिए एक तरफ यानी कि सूची 1 सूची 2 दिया गया, इसमें मिलान करना है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 दिया है। फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कौन से चार्टर के द्वारा है? गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता की। तो इसकी चलिए मिलान देखते हैं हम। तो इसका मिलान देखेंगे तो जो हमने अभी देखा कि जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से यहाँ से पकड़ी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हमने ऊपर देखा। नियामक अधिनियम जो रेगुलेटिंग एक्ट हमारा 1773 था, इसके द्वारा हो जाएगा। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसमें हमने कूट नहीं दे रखे हैं, लेकिन आप मिलान ऐसे कर सकते हैं। इसका आंसर मतलब कूट नहीं दिया है तो ऐसे ही मिलान कर लीजिए आप समझने के लिए। तो नियामक अधिनियम 1773 हो जाएगा। अभी इसमें यानी कि फिर इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति अभी हमने ऊपर देखा था, कौन से एक्ट में आया था? कौन से एक्ट के द्वारा आया था? जो नियंत्रण परिषद की स्थापना है जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका भी मिलान कर लीजिए। 1 का 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 2 हो गया। ठीक है, और चार्टर जो हमारा इंग्लिश मिशनरी जो आए थे, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा हुआ था। और गवर्नर जनरल की परिषद की कानूनी सदस्यता नियुक्ति चार्टर अधिनियम, इसका मिलान कर लीजिए 1833। देख लीजिए व्याख्या आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या है कि चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 जो दिया गया है कि इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। सही बात कह रहा है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। कौन कौन सी इसमें सही है बताना। तो इसका कूट कौन कौन सा सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1 और 3 दिया गया है, और 1 2 3। तो इसका करेक्ट आंसर हमको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें बताना है। तो पहले ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या किया कि इसमें भारत में चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि ठीक है इसमें से कौन कौन से सही है, कथन कौन कौन से इसमें सही है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय तथा व्यापार चीन के साथ छोड़ करके समाप्त कर दिया था, सही था। फिर इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, सही है। अब भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। उपयुक्त में से कौन से सही? भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। ये कब हुआ? ये हुआ 1833 के। ठीक है, इधर हुआ। ठीक, अभी नहीं हुआ था, 1813 में नहीं हुआ था, 1833 में हुआ था। और जब केंद्र में देश शासन आया था तब हुआ था ये। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे हुआ 1835 में जाकर के हुआ कि जब हमें अभी हमने ऊपर देखा कि 2 भागों में बांट दिया गया। एक यानी कि हस्तांतरित कर दिया और स्वयं के पास नियंत्रण रखा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसका कौन कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ये रहे टॉप 15 क्वेश्चन। आप आकलन कर सकते हैं कि ये यानी कि कितना सही है। और नेक्स्ट पॉलिटी के क्वेश्चन के लिए इसी तरह हम टेस्ट लाएंगे आगे नेक्स्ट के लिए। ये तो हमारे एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।